आज की डेट में साइकोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साइकोलॉजी को समझने के लिए ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए साइकोलॉजी का नॉलेज इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प, और एल्स ही इज नॉट अ वेरी गुड पर्सन. You become very judgmental in the process. So basically the knowledge of psychology will help you not just in understanding another person but खुद को समझने के लिए भी psychology is very very important. चाहे वो आईआईटी में ना हो तो सुसाइड करते हैं, आईआईटी या आईआईएम में जाने के बाद भी केसेस बहुत बढ़ चुके हैं। इंडिया में न्यूज़ अब हम हर एक साल में कितने केसेस ऑफ सुसाइड देखते हैं। Anxiety is a feeling of fear or nervousness about an impending threat. वेलकम टू ऑल अबाउट सक्सेस। आज हम आ चुके हैं एक नए इंस्पायरिंग पॉडकास्ट के साथ। अगर आपको हमारा सारा एपिसोड अच्छा लगता है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से अच्छे पॉडकास्ट लाते रहेंगे आपके लिए। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर डिम्पी महंता, जो कि कॉटन यूनिवर्सिटी की फाउंडिंग हेड है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की और एसोसिएट प्रोफेसर है, और तो और वो प्रेसिडेंट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की। उनका करियर और नॉलेज हमारे लिए इंस्पिरेशन है। आज की इस पॉडकास्ट से हम बहुत सारी चीजें जानेंगे, जैसे कि साइकोलॉजी से कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारी चीजें जानेंगे, जैसे कि स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। पेरेंटिंग के बारे में जानेंगे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न पेरेंटिंग के बारे में कि कैसे कौन से अप्रोच आज की डेट में पेरेंट्स यूज कर सकते हैं। टीचर्स और पेरेंट्स के लिए एक अच्छा अप्रोच क्या हो सकता है अपने बच्चों के सेल्फ एस्टीम को बहुत ज्यादा अच्छा करने के लिए, और भी जानेंगे जैसे कि मेंटल हेल्थ कैसे हमारे ओवरऑल वेलबींग को शेप करता है। इस पॉडकास्ट को जरूर अंत तक देखिएगा, ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू ऑल अबाउट सक्सेस। हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सक्सेस। आज एक नए खास गेस्ट हमारे साथ है, डिम्पी मैम, जो कि कॉटन यूनिवर्सिटी की एचओटी है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। एंड मैम को के साथ पॉडकास्ट में बहुत दिन से करने वाला था एंड आई एम सो प्रिविलेज्ड टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए मैम के साथ बात करते हैं एंड इस एपिसोड में ज़रूर बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपको ऑल अबाउट सक्सेस में। धन्यवाद जॉय, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और नए साल में मैं सारे समूह दर्शकों को, इस पॉडकास्ट के दर्शकों को और आपको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल मंगलमय हो सबके लिए। धन्यवाद मैम। वैसे तो हम बहुत कुछ जानने वाले, लेकिन सबसे पहले मेरा क्वेश्चन, एक चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, लाइक आज की डेट में साइकोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साइकोलॉजी को समझने के लिए ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है एंड फ्रॉम योर वास्ट एक्सपीरियंस आई वुड लव टू पिक अप योर ब्रेन एट दिस पॉइंट कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए साइकोलॉजी कितना ज़रूरी है। अगर आप साइकोलॉजी को सरल भाषा में कहें, साइकोलॉजी का डेफिनेशन इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। जब हम बिहेवियर बोलते हैं, हम वो ऑब्जर्वेबल ओवर्ट बिहेवियर की बात करते हैं। किस तरह से एक इंसान बात कर रहा है, किस तरह से चल रहा है, किस तरह से वर्क हार्ड कर रहा है, वट एवर यू सी, जो भी आप देखते हैं उसको हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के बारे में कहते हैं। दूसरा जो एस्पेक्ट है, मैंने अभी आपको बताया, इज़ कॉग्निटिव प्रोसेसेस, द वे अ पर्सन थिंक्स, किस तरह से सोचता है, किस तरह से वो क्या महसूस करता है। ये सारी जो चीज़ें हम देख नहीं पाते आमतौर पे, दैट कम्स अंडर योर कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अभी एक ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए साइकोलॉजी का नॉलेज इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। क्यों, मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि एक लेमैन अगर किसी इंसान से मिलता है तो जनरली क्या होता है, उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ABCDE। अगर उस क्राइटेरियाज में एक इंडिविजुअल फिट करता है, द पर्सन इज़ अ गुड पर्सन, or else he is not a very good person. You become very judgmental in the process. On the other hand, an individual जिसको एक साइकोलॉजी का नॉलेज है, that person is not going to be very judgmental. Why? Because the person knows that behind every behavior, एक इंसान के behavior के पीछे कई सारे factors होते हैं, ABCDE. So rather than categorizing a person as good or not good, you try to understand क्या कुछ reasons हो सकते हैं, क्या कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये individual इस तरीके से पेश आ रहा है। Or if he is feeling some way, what could be the possible reasons? So basically the knowledge of psychology will help you not just in understanding another person, but खुद को समझने के लिए भी psychology is very very important.
आप अपने जो भी सेल्फ अवेयरनेस कह लो, सो यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर. आपकी कमियों के बारे में आप ज़्यादा पहचान पाओगे. व्हाट ऑल आर द थिंग्स दैट irritate you, what are the things that make you happy. So basically this helps in the long run. And also हम सब जानते हैं कि individual differences are there between all of us. Yep. No two individuals are similar. एक दो भाई बहन के बीच में भी differences दिखता है. Definitely. Even identical twins में भी differences दिखते हैं. Exactly. So the psychology actually helps you to understand these individual differences and also respect and accept an individual as he or she is. And that will help in predicting a person's behavior in future. अगर आज के दिन में वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, कल को या फ्यूचर में वो किस तरह से बिहेव करेगा, that prediction part is also very crucial, and that is a part of psychology. So the knowledge of psychology will help you in all so many other aspects, and आपको एक संवेदनशील व्यक्ति बनाएगा psychology. So that is something I feel which is very very crucial. Yeah. ओके, सो मैम साइकोलॉजी के साथ आता है कि समझने का तो बात है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड इन वेरी डेप्थ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू टॉक टू दैट पर्सन, बिकॉज वी नीड टू बी साइलेंट टू टॉक टू दैट पर्सन, बिकॉज वी नीड टू लिसन टू दैट पर्सन. एंड कभी कभार क्या होता है कि बहुत लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, और एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस के टाइप्स अलग अलग होते हैं. तो एक इंसान अगर ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ पे उसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो कैसे वो खुद समझ पाए कि उसको प्रोफेशनल हेल्प की फिर ज़रूरत है? अच्छा, आपने दो चीज़ों की बात करी. एक तो कहा कि आपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी में डिफरेंस, और दूसरा बात जो है जो आपने कहा कि किस वक्त इंसान को लगेगा कि अभी ही नीड्स अ प्रोफेशनल हेल्प. अभी जहाँ तक स्ट्रेस का सवाल है, स्ट्रेस इज़ नथिंग बट मानसिक तनाव, स्ट्रेस. सो इट हैपन्स जब भी आपका जो बॉडीली संतुलन है, जिसको हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं, वो इंटरनल बैलेंस डिस्टर्ब होता है. बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ एनी काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट और प्रेशर. इट कैन बी डेथ ऑफ अ लव्ड वन. आपके कोई जो फैमिली मेम्बर है उनका डेथ हो गया, या फिर यू लूज अ जॉब, या फिर प्रमोशन मिलना था, प्रमोशन नहीं हो पाया टाइमली, या फिर वर्क प्लेस में इतना पॉलिटिक्स दिखता है उसकी वजह से. सो देयर आर सो मेनी रीजन्स दैट बिकॉज ऑफ दोज रीजन्स an individual loses the internal balance that gets disturbed. And the response जो होता है उसी को हम तनाव कहते हैं या स्ट्रेस कहते हैं. जहाँ तक, और स्ट्रेस के दो प्रकार है. एक को हम यू स्ट्रेस बोलते हैं जो कि गुड स्ट्रेस है, और दूसरा है डिस्ट्रेस. यू स्ट्रेस का मतलब ये है कि जब भी आपको किसी भी एक चीज़ की, फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉटन प्रमोशन और यू आर गेटिंग मैरिड, टुमारो इज़ योर वेडिंग, सो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस का अनुभव होता ही है. बिकॉज विथ मैरिज कितने सारे चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, डेफिनेटली, एंड विथ योर प्रमोशन सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल कम. सो मॉडरेट अमाउंट ऑफ सच स्ट्रेस is nothing to worry. So that comes under your you stress or good stress. और अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हो एग्जाम के लिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना ज़रूरी है. सो दैट इज़ कॉल्ड मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज़ वेरी गुड फॉर योर गुड परफॉर्मेंस. इसको हम यू स्ट्रेस में डालते हैं. जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है डिस्ट्रेस. मतलब जब स्ट्रेस इज़ बिकॉज ऑफ ऑल द नेगेटिव फैक्टर जो मैंने आपसे कहा, death of a loved one, or because of workplace politics and all of that. So that stress is called as distress. Okay. और distress के वजह से ही most of the time problems emerge. उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो मैं अभी आपको बताऊंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, आजकल अल्सर्स आर वेरी कॉमन, डायबिटीज़ आर वेरी कॉमन, राइट. इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रात को नींद ना आना, मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंसर्न जो भी होते हैं, इट्स बिकॉज आपके जो बॉडी के रिसोर्सेज है वो फाइट करते 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 एक टाइम आ गया, द रिसोर्सेज आर ओवर. एंड दैट्स व्हेन आपके जो सारे सिम्टम्स दिखते हैं, वेदर यू टॉक अबाउट फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, ये जो सारी चीज़ें हैं दैट इज़ एन आउटकम ऑफ स्ट्रेस. और जहाँ तक, और स्ट्रेस के कॉजेस होते हैं मैंने अभी आपको बताया, लेकिन जहाँ तक एंग्जाइटी का सवाल है, एंग्जाइटी इज़ अ फीलिंग ऑफ फियर or nervousness about an impending threat. That threat can be real threat, या it can be perceived threat, which means जैसे कि कोरोना के टाइम पे आप देख लीजिए, कोविड के बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो उस दौरान बहुत सारे हम लोग वी वर फेसिंग सो मच ऑफ एंग्जाइटी. व्हाई? बिकॉज कहीं अपने लोगों को खोना ना पड़े. That fear was there. That fear was lingering throughout, and that is called as anxiety. Okay, and इसमें क्या होता है? Nervousness and irritability. You are feeling shaky. You are not getting proper sleep because of that, right? And
ऑल ऑफ दोज थिंग्स एक्चुअली जब भी आप इसको देखते हैं एंड यू सी दैट आपके डे टू डे लाइफ में ये अफेक्ट कर रहा है, नॉर्मल काम आप कर नहीं पा रहे हैं, देन इट इज़ द राइट टाइम टू एक्चुअली अप्रोच मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एक्सपर्ट। या सो इसके लिए आप हम लोग को जानना ज़रूरी है कि वो वार्निंग साइंस. So it's good that you brought this question because until and unless you know about it, how will you actually realize the importance of going to a scholar. लेकिन आपने जो बोला उसमें से ये भी है कि बहुत लोग प्रेयर प्रेशर में आके भी बहुत सारा कदम उठा लेते हैं जो उठाना नहीं चाहिए. बहुत लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट वी कॉल विद फोमो एंड क्राइसिस, डेफिनेटली फियर ऑफ मिसिंग आउट या फिर क्राइसिस सिचुएशन कि शायद मेरे से ये छूट जाएगा, ये छूटने वाला है या फिर मिलने नहीं वाला, या फिर अगर मिल जाएगा तो मैं, अगर मिल जाता तो बहुत बढ़िया था. क्योंकि वी डोंट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वी फील दैट वी डोंट पे ग्रैटिट्यूड इन शॉर्ट. एंड बहुत लोग फॉर ग्रांटेड बहुत चीज़ों को ले लेते हैं एंड दे फील और इज गुड टू अचीव द पीक परफॉर्मेंस. बट आई फील मैम कि वहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो ड्रॉ अ बाउंड्री कि हाँ जितना तक हुआ है आई पे ग्रैटिट्यूड टू गॉड और the strength that I got from. Absolutely, I agree with you completely. Gratitude, paying gratitude to whatever you have. We have so many things to be grateful for. लेकिन हम उसका ग्रेटफुल होने के बजाय हम हमेशा क्रिप करते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और अननेसेसरी हम ये जो फियर है, वो एंग्जाइटी है, उसको पाल रहे हैं. सो बहुत इंपॉर्टेंट है एक ग्रैटिट्यूड. इनफैक्ट एक स्टडी भी किया था मैंने 2013 में, जहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ आई टोल्ड द स्टूडेंट टू मेंटेन अ ग्रैटिट्यूड जर्नल. रोज रात को सोने से पहले एक राइट 10 पॉइंट्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल फॉर. उसका वेलबींग मैंने उससे पहले मैंने मेजर कर लिया था यूजिंग अ साइकोलॉजिकल टेस्ट. फिर ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करने के लिए उनको कहा था फॉर एटलीस्ट 3 months. एंड 3 months के बाद फिर मैंने वेलबींग उनका मेजर किया. दोनों वेलबींग में काफ़ी बिफोर एंड आफ्टर का काफ़ी फ़र्क दिखा. सो पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट एवर यू हैव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसी में मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी. जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, जब आप मतलब पास्ट को लेके आप जीते हैं, समथिंग बैड हैपन इन योर पास्ट, उसी से आप निकल ही नहीं पा रहे उस चीज़ से, तो उसको लेकर आप जीते हैं, देन यू सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन. जब आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, वी ऑल नो दैट, एंड हमें ये भी नहीं पता कल हम रहें या ना रहें, लेकिन हम फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, फियरफुल हो रहे हैं, जबकि हमें पता भी नहीं what will happen next. We don't live in the present. Yeah. तो as a result of which you suffer from anxiety. Anxiety, panic attacks होते हैं. क्या होगा? So all of these things actually lead to mental health problems. The best way to live your life is to be in the present moment. Because present moment is inevitable. So mindfully अगर आप खाना खा रहे हैं, mindfully खाना खाइए. If you are talking to each other, talk wholeheartedly, listen to each other. लेकिन आजकल कुछ और पीपल आर मल्टीटास्किंग, खोए रहते कहीं पे, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द अदर पर्सन व्हेन टॉकिंग, जोन आउट हो जाते हैं. सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. वी नीड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स. एंड एंग्जाइटी के भी कई प्रकार हैं. एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में यू हैव जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, फोबियाज होते हैं, जो अभी आपने पैनिक के बारे में बात करी, पैनिक डिसऑर्डर्स, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, कई सारे प्रकार होते हैं. सो फॉर दैट क्लिनिकल हेल्प इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास टाइमली हमें जाना चाहिए. सो फिजिकल अपॉइंटमेंट इज़ मोस्टली नीडेड, जो मैम बोल रही है. एंड ओके, अब बात करते हैं मैम एक क्वेश्चन जो कि मेरे दिमाग में हमेशा आता रहता है, क्योंकि अभी का क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ जनरेशन वी आर इन, जहाँ पे जेंजी बोला जाता है एंड क्लासिक भी है. लेकिन मॉडर्न पेरेंटिंग और जो क्लासी या फिर ट्रेडिशनल पेरेंटिंग है, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग और मॉडर्न पेरेंटिंग के बीच का फ़र्क क्या है? क्या आज के पेरेंट्स को दोनों अप्रोच, मतलब हाइब्रिड अप्रोच के साथ अपने बच्चों को पेरेंटिंग देना चाहिए, या फिर एक ही होना चाहिए बस सिंगल अप्रोच? ओके, पेरेंटिंग की जो बात आप करते हैं, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग जो हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स करते थे, पेरेंटिंग इज़ बेसिकली not just about rearing the child, but also it's called an art of parenting, the skill of parenting, है कि नहीं? Traditional parenting was more of an authoritarian parenting. I am saying more or less, it cannot be generalized throughout. More of an authoritarian parenting where there would be a figure
रिस्पेक्टफुल फिगर, दैट इज यूजुअली द हेड ऑफ द फैमिली. सो वो रूल्स रेगुलेशंस बना देते थे घर पे 5 बजे वापस, मतलब 5 बजे वापस आना है. एंड देयर वाज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, देयर वर रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओबीडियंस पे बहुत ज़्यादा महत्व देते थे. And also respecting elders, that was very very important in the traditional mode of parenting. Discipline पे बहुत ज़्यादा फोकस था. अभी जहाँ तक मॉडर्न पेरेंटिंग की बात है, इट्स इफ़ यू सी द अप्रोच, इट इज़ लिटिल डिफरेंट, बिकॉज आजकल अवेयरनेस भी आ गया है. जनरेशन, एज यू सेड, जनरेशन गैप बहुत हो गया है. तो अभी द वे my grandfather brought up my father may not be applicable for the way I bring up my daughter, right? Exactly. So accordingly abhi modern parenting mein we need to be more of friends, we need to be more of empathetic listeners to our children. Flexibility की बहुत आवश्यकता है. और इसके अलावा मैं समझती हूँ कि कोलैबोरेशन होना चाहिए between parents and between the child. So जो आप कह रहे हैं अभी कौन सा बेटर है, दोनों में स्ट्रेंथ्स है, दोनों में वीकनेसेस है. सो द बेस्ट, एज यू राइटली मेंशन, शुड बी अ ब्लेंड, should be a hybrid approach where you pick up some good points of traditional parenting and combine that with modern parenting. Like structure होना चाहिए, structure के साथ flexibility की भी आवश्यकता है. जैसे कि रूल्स रेगुलेशंस बांध दीजिए, बट एट द सेम टाइम बच्चे की भी सुनिए, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी क्या आपत्ति है, वो भी, उसको भी अहमियत दीजिए. सो स्ट्रक्चर विथ फ्लेक्सिबिलिटी. दूसरा जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिस्पेक्ट विथ एम्पैथी. बच्चे को रिस्पेक्ट करना सिखाइए. एंड वो कैसे रिस्पेक्ट करना, जब आप खुद रोल मॉडल्स होंगे. एंड एट द सेम टाइम बी एम्पैथेटिक टूवर्ड्स योर चाइल्ड. बच्चे के बारे में, बच्चे के प्रॉब्लम्स को बी मोर विजिलेंट, बी मोर इन्वॉल्व्ड एज अ पेरेंट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और तीसरा जो चीज़ है आज जेनजी में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे सीक इंडिपेंडेंस, राइट? दे नीड इंडिपेंडेंस. यू आर फॉस्टरिंग इंडिपेंडेंस, यू आर फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, यू आर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी. बच्चे को एनकरेज करो, लेट देम गो अहेड. बट एट द सेम टाइम जब भी बच्चा लड़खड़ाए, जब भी बच्चा श्योर ना हो अपनी चीज़ों को लेके, तब उसका हाथ पकड़ के उसको गाइड भी करे. So you cannot just let go of them कि जो मर्जी करते जाओ. When the moment they are about to fall, just hold their hands and help them through. So it's a combination of both the strengths of traditional as well as your modern parenting, जो मैं समझती हूँ. तो क्या ये नहीं कि हम, मतलब आपकी बातों से जितना मुझे समझ आ रहा है कि ये you need to set a information to the child that indirectly but you are the trend setter. आपको वो वाइब इम्बाइब करना पड़ेगा उसमें, दैट येस आई एम द बैकअप, इफ यू नीड शोल्डर्स आई एम द वन, बट बी ऑन द राइट पाथ. इफ यू नीड समथिंग ओपनली टेल टू मी. उस पर भी आएंगे, डिप्रेशन वाली बातों पे भी आएंगे हम. बट अ चाइल्ड हु इज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल टू शेयर समथिंग विद हिज और हर पेरेंट will feel stress at some levels. Definitely. And उसके लिए वो अपने पेरेंट्स स्ट्रेस बस्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्वर्सेशन ओपन अप करने के लिए बहुत लोग अपने पापा में से बहुत कुछ चीज़ बता नहीं सकते हैं. एंड दे फील सो इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स. शायद मम्मी या पापा के साथ बात करें तो वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी नहीं आते. सो आई फील, आई टोटली कम्प्लीटली आई एग्री विथ यू कि हमारा दोनों मिक्सअप या ब्लेंड होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ parent. And I think that yes, you were right when you were saying that parents को थोड़ा फ्रेंडलीनेस भी मेंटेन करना चाहिए, ताकि एक जो है कन्वर्सेशन जो आपने बताया, क्लियर ट्रांसपेरेंट कन्वर्सेशन होना चाहिए. कि आज स्कूल गए हो तो आज का दिन कैसा रहा, बच्चे से पूछिए तो सही कैसा दिन रहा, क्या प्रॉब्लम्स हुए, आज तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, कुछ लड़ाई हो गई क्या दोस्तों से, समझ रहे ना? तो ये सारी चीज़ें तभी ये आप एंगेज हो पाएंगे जब आप एक इन्वॉल्व पेरेंट होंगे. सिर्फ बच्चे के ऊपर पैसे खर्च करना या फिर बच्चे को बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ले जाना, या खुद गिल्टी फील करते हैं ना कई बार कि टाइम नहीं दे पा रहे, तो बड़े बड़े डॉल्स ला के और गैजेट्स ला के उनको पकड़ा देना, दैट इज़ नॉट द हेल्दी वे आउट. यू हैव टू गिव योर क्वालिटी टाइम टू योर चाइल्ड, एंड दैट्स हाउ यू कैन मेक अ डिफरेंस इन द चाइल्ड्स लाइफ, आई फील. सो मैम, आज की डेट में आप तो इतने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, यू ब्रिंग अ वैल्यू टू द टेबल, व्हाट इज़ नीडेड एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑल्सो. आपका रोल इज़ टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर, एज समवन हु इज़ सेटिंग द एग्जाम्पल. एंड लाइक आज की डेट में क्या परफेक्ट टीचर बनना पॉसिबल है, या परफेक्शन का कॉन्सेप्ट टीचिंग में एज ए टीचर, क्योंकि मैं भी पढ़ा चुका हूँ पहले, सो
आई जस्ट वांट टू लर्न फ्रॉम यू कि एक टीचर बनना परफेक्टली पॉसिबल ही है, ये कॉन्सेप्ट ही खुद में एक फ्लॉट कॉन्सेप्ट है. अभी ऑन अ लाइटर नोट लेट मी टेल यू, चांद पे भी दाग है, होता है कि नहीं चांद पे भी. सो देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन फॉर मी. इट इज परफेक्शन इटसेल्फ इज एन इल्यूजन. अगर आप परफेक्शन को हम पैराडॉक्स भी मान सकते हैं, क्योंकि जो भी परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं, आप उनसे पूछिए आर दे सेटिस्फाइड विद देयर वर्क. उनको पूछिए तो वो बोलेंगे कि नहीं, हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, फिर भी लगता है कि इट हैज़ नॉट बीन बिकम perfect. Somewhere they are not satisfied. It could have been done better. So as a result of which, I feel that a perfect teacher या फिर perfect parent being a perfect teacher or perfect parent should not be our goal. हमें ये मान के चलना चाहिए हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर फ्लॉज कमियाँ होंगी, एंड वी आर नॉट परफेक्ट क्रिएचर्स, वी आर imperfect creatures. Let us own that first. And then we have to strive towards excellence. That is what should be our goal in life. अभी जैसे हम थे, मैं थी 10 साल पहले, अभी मैं बहुत चेंजेस आ गए मेरे अंदर अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से. अपने मिस्टेक्स किए हैं, मिस्टेक्स को फिर सुधारा जा सकता है, एंड यू शुड नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स. वी ऑल ग्रो एज ह्यूमन बींग्स, वी ऑल इवॉल्व एज ह्यूमन बींग्स. वी डोंट स्टे द सेम throughout our life, right? It's a journey. So हमारा यही रहना चाहिए गोल कि हम किस तरह से we should be the best version of ourselves. Whether as a teacher or as a parent, whatever role you are playing, try to give your best in that, and every day try to be better than yesterday. So मैं ये perfection पे इतना believe नहीं करती. मेरे हिसाब से भी ये flawed concept है जो आपने बताया. So हम लोग let's try for excellence. And that's what matters, I feel, in the long run, and it's more realistic, don't you think so? Definitely. It's more realistic, and expectations set करना सही है, but realistic expectations with calculated risk is definitely the way out. बिल्कुल मैं भी समझती हूँ. मैम, आज की डेट में AI बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन ला चुका है. When we talk about the new careers, students, पहले जो चलता आ रहा है एक like rote learning, और रोट लर्निंग के साथ साथ मतलब रट्टा मारते रहो, कुछ हो उससे कुछ उतना हद तक तो नहीं होता है. लेकिन क्या लगता है, लाइक डू वी रियली नीड अ चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम टू अडेप्ट टू द न्यू एज करियर्स दैट इज़ कमिंग? और AI रेवोल्यूशन इतना हो चुका है, तो क्या पुराने पैटर्न ऑफ स्टडिंग अभी तक चलने चाहिए? सिलेबस जो है उसको थोड़ा और सुधार करने की ज़रूरत है? इन शॉर्ट, डज एजुकेशन और डू एजुकेशन नीड अ चेंज राइट नाउ? I think yes, you have come up with a very important question here. जब हम AI की बात करते हैं, आजकल का युग ही है AI, right? We are talking about robotics, right? We are talking about automation from the elementary stage. So कई सारे careers भी, options भी आ गए with AI being there. AI is a part and parcel of our life. Exactly. So we can't do without AI now. लेकिन जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम की बात है, अभी if you see NEP 2020, कई सारे changes आए हैं. Very positive changes. I am very much with it, let me tell you that. Traditional system of education, traditional model जो था, that was more of, as you rightly mentioned, it focused on rote learning. आप एग्ज़ाम के लिए पढ़िए, मेमोराइज कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और उसको उगाल एग्ज़ाम में आप you produce it, right? और टीचिंग में भी टीचिंग स्टाइल was also different. पहले के जो टीचर्स थे, they would be more of focusing on content delivery. आजकल सारा कुछ चेंज हो गया है. नाउ वी आर फोकसिंग मोर ऑन स्किल डेवलपमेंट, स्किल बिल्डिंग, राइट? सिर्फ एक एजुकेशन का जो हमारा आफ्टर योर दीज मेनी ईयर्स ऑफ कंप्लीटिंग योर education, you get a certificate or degree. That is not only important. What is required is that what you bring to the field, what you bring to the ground. And इसीलिए skill building पे focus होना चाहिए. You need to focus more on what you call a soft skill building. It's not just about hard skills. And modern education system में क्या अनोखा एक चीज़ है, ये learner जो है, student जो है, he is a much more active learner rather than a passive recipient. पहले क्या होता था, टीचर आते थे क्लास में और अपना जो भी लेक्चर दे के बच्चे रिसीव करते थे उसको, राइट? नोट्स बनाते थे. आजकल स्टूडेंट एंड टीचर दोनों इकट्ठे, दे आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन. स्टूडेंट एक बहुत बड़ा एक्टिव रोल प्ले करता है आज के सिनेरियो में. और इसके अलावा जो हमारे टीचर है, सिर्फ टीचिंग ही उनका जॉब नहीं है. Now we have multiple roles. We are mentors, we are educators, we are counselors. अब just name it.
We are focusing on the mental health of the kids also. We are trying to connect with them at a deeper level. आजकल हमारा mentor mentee sessions होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स में हम बच्चों से मिलते हैं, उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, वो ओपन अप होते हैं. एटलीस्ट हम कन्वर्सेशन डायलॉग हमने स्टार्ट किया है. Exactly. So that ways they feel free to talk to us about the problems, be it their relationship related problem, be it related to academics, right? So आज का जो माहौल है एजुकेशन सिस्टम है, it is going changing and I am very happy with the change that I see today. And yes, things are improving and lot more needs to be done. But yes, we are going on the right track, I feel. देरी सही, लेकिन हम लोग आ रहे हैं उस बात पे आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल. So, और उसी में एक चीज़ और बताना चाहूँगी, AI के बारे में आपने बात किया था. अभी हमें स्किल डेवलप करना है इन स्टूडेंट्स एज वेल एज इन द टीचर्स रिगार्डिंग AI. How to be more, efficient, how to develop that skill in dealing with that particular thing, artificial intelligence. उसको डेवलप करना जरूरी है, नहीं तो हम पीछे ही रह जाएंगे. और पीछे रह जाएंगे तब तो you will become irrelevant with time. Irrelevant बन जाएंगे. और एक बहते हुए पानी की तरह ही रहना जरूरी है कि रुक जाएंगे तब वो सड़ जाएगा. बिल्कुल. एवरी डे यू नीड टू हैव दैट ग्रोथ माइंडसेट कि क्या सीखे, क्या डेवलप करे, कौन से स्किल्स हमें डेवलप करना चाहिए, अपडेटेड रहे विद द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द एजुकेशन सिस्टम. डेफिनेटली. सो मैम, मेंटल हेल्थ को लेके आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है. एक स्टिग्मा बना हुआ है. इंडियन कॉलेजेस, स्कूल्स या जो भी है, उनको कितना ज़रूरी है इस प्रोसेस को नॉर्मलाइज करवाना कि नहीं, मेंटल हेल्थ कंडीशन के ऊपर एक सेशन हफ्ते में शायद 1 दिन 2 दिन. आई नो many colleges must be doing this, but should it not be make as mandatory for every college and school so that बच्चे के पढ़ाई के साथ साथ उसका दिमाग में जो है प्रेशर वो भी थोड़ा घटे, शायद उसको थोड़ा रिलैक्स मिले. सो ये एक स्टिग्मा बन के रह चुका है, तो उससे बाहर आने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और नॉर्मलाइज करने का कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जो ये बहुत ही ज़रूरी है, मैं समझती हूँ, क्योंकि अभी अगर पिछले दशक को देखें, 2015 में जब मैं कॉटन यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था, उससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करती थी. सो उस दौरान जो यहाँ पे मेंटल हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुआ करती थी 2015 के आसपास, और अभी 2025 में हमने पैर दिया, तो अभी इफ़ यू सी देयर आर लॉट मैनी चेंजेस दैट आर हैपनिंग. अभी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ही देख लीजिए, स्कूल्स को देखिए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट. हर एक यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग यूनिट्स, काउंसलिंग सेल्स होते हैं. हमारे अपने यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग सेल है. एंड दीज आर वेरी गुड स्टेप्स फॉरवर्ड, आई वुड से. एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, नॉट जस्ट इन असम बट एंटायर पैन इंडिया लेवल. वो निरंतर गति से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को हम लोगों के बीच स्प्रेड करें, है ना. और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अगर मैं कहती हूँ, नॉट जस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लेकिन साइकाइट्रिस्ट ऑल्सो, साइकाइट्रिक सोशल वर्कर्स, NGOs. मेरा खुद का एक NGO है, नॉर्थ ईस्ट इंडियन एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी. इसके अंतर्गत हम बहुत सारे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स करते आए हैं पिछले 10 सालों से. सो इट्स बीन अ ग्रेट, आई वुड से, स्टेप फॉरवर्ड. पहले मेंटल हेल्थ के बारे में जिक्र करना भी एक टैबू हुआ करता था. पीपल वुड फील स्केयर्ड ऑफ विजिटिंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, कहीं हमें पागल ना कह ले कोई. सो आजकल सिचुएशन चेंज हो रहा है. आप सेलिब्रिटीज़ को भी देखते हैं, बहुत ओपनली डिप्रेशन वगैरह की बात करते हैं, व्हाट ऑल दे हैव अंडरगॉन इन देयर लाइफ. सो दैट इज़ अ गुड स्टेप फॉरवर्ड इन द सेंस पीपल कैन कैरी आउट द डायलॉग, राइट. बात ओपनली कर सके. और यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो आर टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स. मैं बस इतना ही चाहूँगी कि सिर्फ मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत होते हैं, तो बस उस दिन तक सीमित ना रह के, इट शुड बी, जो आपने कहा, हर हफ्ते नॉर्मलाइज करना चाहिए इसको. हम लोगों की वी शुड ऑर्गेनाइज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कन्वर्सेशन, पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेली रूटीन एंड एक्टिविटीज़, ताकि उसको नॉट जस्ट सिटीज़ में बट इवन टाउन्स एंड स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस में भी हम इसको पर्कुलेट कर सके. ये बहुत ज़रूरी है. And I think that will be a great step forward because people can then talk about their issues openly. अभी हम लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज करते हैं थ्रू माई ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ हम लोगों को, व्यक्तियों को, जो नामी व्यक्ति हैं, जिनको who are very good in this field of psychology across India and even internationally, उनको हम इन्वाइट करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कराते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ. And we organize not just our university but then there are so many 5-6 universities in Guwahati itself. सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे टेक पार्ट. सो ये अच्छा लगता है. इस तरह से अवेयरनेस अगर हम क्रिएट करते हैं,
in a regular basis, it will be a great step forward in normalizing, this particular concept on mental health. Yeah. सो लाइक मैम, स्ट्रेस, साइंटिफिकली स्ट्रेस का क्या कारण है, एंड क्या स्ट्रेस में, क्योंकि हम लोग बोलते हैं काफ़ी बार आई एम डिप्रेस्ड, मैं डिप्रेस हूँ यार, थोड़े बाद में बात करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही हूँ। लाइक क्या स्ट्रेस और डिप्रेशन इंटरकनेक्टेड है, और अगर डिप्रेशन से कोई बाहर निकालना चाहता है तो उसको क्या फॉलो करना चाहिए कि हाँ थोड़ा टाइम के बाद वो निकल सके? ओके, जहाँ तक स्ट्रेस का सवाल है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। सो हमारे बॉडी में एक होम्योस्टेसिस रहता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल बैलेंस। बॉडी हमेशा कोशिश करता है कि ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करे। जब भी बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट हमारा बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी का जो क्या बोलते हैं संतुलन, वो बिगड़ जाता है, तब देन यू एक्सपीरियंस दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। ओके, ठीक है। और स्ट्रेस कई कारण हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। इट कैन बी बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, लॉस ऑफ अ जॉब, नॉट गेटिंग प्रमोशन ऑन टाइम, एंड पॉलिटिक्स एट द वर्क प्लेस, anything for that matter, right? Competition, yes, definitely. बच्चों के केस में तो severe competition, parental expectation जब बहुत हद से ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है, over expectation। तू ऐसा बोलते कि तू 1 क्यों नहीं आया, 2nd क्यों आ गया, हाँ, कोई exactly। और दूसरा क्यों फर्स्ट आया, आप क्यों नहीं आया। घर में ये होता रहता है, पूरे इंडिया में यही है, मतलब पेरेंट के बीच में। दैट कंपैरिजन इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। जब आप सिबलिंग्स के बीच में कंपेयर करते, देखो मेरा भाई इतना अच्छा रिजल्ट किया, तुम क्यों नहीं कर पाए, उसको 95% मिला है, तुमको बस 75% मिला है। सो पहली बात तो ये है, आप अपने बच्चों को ये बताइए कि यू आर मच मोर इम्पॉर्टेंट, यू आर मच मोर वर्दियर देन योर अचीवमेंट्स। योर अचीवमेंट्स, योर वर्थ इज नॉट रिलेटेड टू योर अचीवमेंट्स। आई विल लव यू इफ यू फेल, आई विल लव यू इफ यू स्टैंड नंबर 1। उनको ये अनकंडीशनल फील कराइए ना, दैट यू आर देयर फॉर देम इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम। लेकिन हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू कंपेयर देम कि नेबरहुड के बच्चों के साथ उनका परसेंटेज कितना है। सो जनरली यू जस्ट आस्क देम, लास्ट एग्जाम में कितना किया, इस बार मैथ्स में लास्ट टाइम आपको 75 मिला था, इस बार यू परफॉर्म, यू गॉट 80, गुड, वेल डन, यू कैन डू बेटर। हाँ, बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। उनको उनके परफॉर्मेंस के साथ, लास्ट परफॉर्मेंस के साथ आप कंपेयर कीजिए। तो दैट इज़ अ गुड वे फॉरवर्ड, आई फील, विद रादर देन कंपेयरिंग। और जहाँ तक डिप्रेशन का सवाल है, जैसे मैंने कहा, डिप्रेशन इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, ओके, जहाँ पे एक इंडिविजुअल का सेल्फ वर्थ ख़त्म हो जाता है। ही और शी फील्स हेल्पलेस, होपलेस, छोटी छोटी चीज़ों में आंसू आना, मीनिंगलेस, लाइफ में कोई मीनिंग ना रहा, स्पीचलेस, बिल्कुल। एंड देन अपने आप को सोशली विड्रॉ कर लेना, अपने कमरे में बंद रखना, अपने किसी से बात ना करना खुल के, एंड देन छोटी छोटी बातों में आंसू आना। सो एंड sadness, and let me tell you in the very beginning, happiness and sadness are a part of life. Life is not a straight line. Straight line मतलब क्या है? Death. So life is full of ups and downs. लेकिन आजकल डिप्रेशन भी बहुत आमतौर पे सब लोग यूज़ करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन का मीनिंग भी नहीं पता, लेकिन आई एम वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज क्लास में मैडम ने ऐसे कहा, सो वट एवर, सो दैट इज़ यूज वेरी लाइटली। बट देन डिप्रेशन का मेन वो यही है कि जब 2 हफ्ते से लेके 6 महीने तक आप ये सिम्टम्स एवरीडे बेसिस में देखते हो, जो मैंने अभी बताया आपको, देन इट इज़ अ केस ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन। तब आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? यू हैव टू इमीडिएटली अप्रोच अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, a clinical psychologist for that matter, who can give the person the right therapy. Cognitive behavior therapy and all of that are there. So that can be given by the clinical psychologist. इसके अलावा वो साइकाइट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, एंड साइकाइट्रिस्ट विल गिव द मेडिकेशन, राइट। थर्ड थिंग इज़ दैट एक घर का जो माहौल है, और स्कूल अगर जाता है बच्चा तो स्कूल का जो माहौल है, यू हैव टू क्रिएट अ सेफ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट फॉर दैट पर्सन to thrive, right? So that support system is very important and we need to provide that to the child. और इसके अलावा एक healthy lifestyle की तरफ बच्चे को, we have to motivate the child. You go for exercises, go for running, keep some time for mindfulness, keep for some time for meditation. इन सब चीज़ों में when you involve them, hobbies, so then I think it will work, it will help them to a great extent in managing this depression. स्टडीज़ में स्टूडेंट रहते हैं और काफ़ी टाइम खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अगर इंटर्नशिप में भी होते हैं तो इंटर्नशिप का प्रेशर अलग से, क्योंकि अगर इंटर्नशिप करते हैं तो एक अच्छा जॉब भी मिल सकता है,
या फिर इंटर्नशिप अपने प्रोजेक्ट वर्क के लेके भी, तो स्टडीज़ और प्रोजेक्ट वर्क या फिर स्टडीज़ और इंटर्नशिप इन दोनों को कैसे संभालें ताकि वो मेंटली खुद सेटिस्फाइड रह पाए जो कर रहे हैं उससे? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बिकॉज़ अभी अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो कई बार क्या होता है, बच्चे कोप नहीं कर पाते हैं, फॉर बिकॉज दे आर अनेबल टू कोप विद देयर स्टडीज़ and their internships or any other activities. That's why they are unable, because of this not being able to cope with that, they suffer from various mental health related issues. तो अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा, किस तरह से वो मैनेज करेंगे दोनों चीज़ें, दोनों एस्पेक्ट्स, स्टडीज़ को विच इज़ एकेडमिक्स एंड द सेकेंड पार्ट इज़ इंटर्नशिप्स. सिर्फ एकेडमिक्स और स्टडीज़ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट इनफ नाउअडेज. आई टोल्ड यू, आजकल उसके साथ स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए इंटर्नशिप्स आर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So the best way to manage the two aspects is to have a good time management in place. As in, like, you are dividing your time based on इतना time internships के लिए, इतना time studies के लिए, और जो भी हमारे जो extra distractions है, Netflix non-stop, you are mindless scrolling the social media and all of that. या बिल्कुल, ये बहुत टाइम हमारा ले जाता है. So it's very important कि हम अपना शेड्यूल बनाएं, प्रायोरिटाइज करें क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. या बिल्कुल, टू डू लिस्ट बनाए डेली बेसिस पे. और अगर असाइनमेंट्स दिए गए हैं यूनिवर्सिटी से, तो उसको टाइमली अगर सबमिट ना कर पाए, 1-2 दिन एक्स्ट्रा चाहिए, तो मेंटोर के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ ओपनली बात करें टीचर्स को कि सर या मैम, आई एम डूइंग एन इंटर्नशिप साइमल्टेनियसली, 1-2 दिन और दे दीजिए, increase the deadline, so that I can submit on Monday, if not Friday. So teachers also samjhenge, they will also understand. Just that clear conversation has to be there, and also that time management is important. Procrastination जो होता है, हम चीज़ को समय पे ना करके उसको रख देते हैं, बाद में जाके accumulate होके, pile on होके, then you get scared कि कैसे ये ख़त्म होगा. ये सारी चीज़ें avoid करना है, और अपने जो boundaries है उसको draw करने हैं कि नहीं, this much is the thing, this is the time for friends, this is the time for my own self care. Routine is very important. This is the time to do my internship, and this is the time to do my home assignments or whatever the university has given. So ये balance करके चलना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए you have to spend some time every day with yourself. I feel that is very important. ओके, सो मैम आज की डेट में ना इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट, चाहे वो आईआईटी में ना हो तो सुसाइड करते हैं, आईआईटी या आईआईएम में जाने के बाद भी केसेस बहुत बढ़ चुके हैं. इंडिया में न्यूज़ अब हम हर 1 साल में कितने केसेस ऑफ सुसाइड देखते हैं, एंड ये सुसाइडल थॉट्स डेवलप होते जाते हैं, एंड एक बच्चे के अंदर हमेशा पनपता रहता है, एंड उसके बाद वो सुसाइड भी कर लेता है. और ये रोकने का आई अंडरस्टैंड कोई शायद तरीका नहीं है, बट कुछ तो प्रिवेंशन होगा जिससे वो बच्चा एटलीस्ट ये सोच कर भी पहले जाके किसी से कंसल्ट करे, डिस्कस करे. तो क्या कर सकता है मैम वो जो भी हो रहा है आज के केस में सुसाइड? लेट मी टेल यू, इन द वेरी बिगिनिंग, सुइसाइड की जो आप बात कर रहे हो, ये एक दिन का डिसीजन नहीं है बच्चे का कि आज आई एंड माई लाइफ. दैट चाइल्ड हैज़ बिन सफरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो काफ़ी समय से वो सफ़र कर रहा है. सो लेकिन उसके लिए सुनने के लिए कोई है नहीं उसकी बातों को. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सुइसाइड के अर्ली वार्निंग साइंस को थोड़ा समझे. सो वो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. एनीबडी हु इज़ सुइसाइडल, दे शो सर्टेन वार्निंग साइंस. ओके, और जो ये वार्निंग साइंस है, इट कैन बी वर्बल वार्निंग साइंस, it can be physical warning signs, it can be behavioral warning signs, and it can be emotional warning signs. Verbal warning signs जैसे कि एक इंसान बोलता है कि नहीं, मुझे और जीना नहीं है, I don't want to live anymore, मेरे लाइफ का कोई मतलब नहीं रह गया है, मैं अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता हूँ. ये सारी चीज़ें जो कहता है, जनरली हम इंडिविजुअल टेक इट लाइटली, इसको लाइटली नहीं लेना होता है. They turn it deaf ear. हाँ, deaf ear. You have to actually understand that the person is crying for help, उसको हेल्प चाहिए. Physical warning signs, if you are an involved parent या involved teacher, you will be able to notice that. कई बार तो notice नहीं करते तो इसलिए छूट जाता है. Like for example, you see body में marks देखेंगे self harm के, cuts देखेंगे, wounds देखेंगे, scars देखेंगे, उसको नज़रअंदाज नहीं करना होता है. That is physical. Behavioral warning signs, for example, being too much irritable, और for that matter अपने जो भी प्राइज पोजेशन है वो किसी और को दे देना, और और क्या कह सकते हैं, और अपने आप को विड्रॉ कर लेना सबसे.
सो ये बिहेवियरल और इमोशनल वार्निंग साइंस भी देखोगे आप, जैसे कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाना एंड लैशिंग आउट एंड पीपल. सो ये सारी जो चीज़ें हैं वार्निंग साइंस है, उसको आपको समझना होगा, उस पर आपको गौर करना होगा एंड अकॉर्डिंगली आप बच्चे को यू हैव टू गिव सम टाइम. यू शुड स्पीक ओपनली. आर यू फीलिंग सुइसाइडल? You have to talk to the child. So what is it that is troubling you? You have to provide a safe home environment, safe environment in the school or the college or university, जहाँ पे भी वो है. और काउंसलिंग सेंटर्स का होना बहुत आवश्यक है. टाइमली हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द मोमेंट यू सी अ चाइल्ड बीइंग सुइसाइडल, इमीडिएटली उनको कहाँ ले जाना है? यू हैव टू टेक द पर्सन टू अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, ताकि उसको टाइमली उसको काउंसलिंग करके उसको प्रॉपर गाइडेंस देके यू कैन स्टॉप द थिंग फ्रॉम हैपनिंग. सो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ नॉट पेइंग ड्यू अटेंशन एंड नॉट बीइंग अवेयर कि उनके साइन सिम्टम्स क्या होता है, यू आर जस्ट बीइंग, एज यू सेड, डेफ ईयर देते हो. यू आर नॉट इवन बॉदर्ड व्हाट द चाइल्ड इज सेइंग, एंड जाके लास्ट में व्हेन द थिंग हैपन्स देन इट इज़ टू लेट. राइट. सो एज इंडिविजुअल्स वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव. अभी आपने बीच में बात करी थी रिगार्डिंग स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़. इसमें स्क्रीनिंग, मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग की आवश्यकता है, लेकिन इसमें भी एक कॉशन मेंटेन करना है कि मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग कौन करेगा. हु इज़ गोइंग टू डू इट? इट हैज़ टू बी डन बाय ट्रेन्ड, लाइसेंस्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, नॉट बाय एनीवन विद जस्ट अ डिग्री ऑफ साइकोलॉजी. राइट. और जो भी आप कर रहे हो मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग, वॉट एवर इज द रिजल्ट, इट हैज़ टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल. कॉन्फिडेंशियलिटी हैज़ टू बी मेंटेन्ड. नहीं तो क्या होगा, कल को सबको पता जाए क्लास में, दे विल बी बुलीड एंड उसको फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होगा, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, है ना. फिर से वो और फ्रेंड्स पीछे दैट विल अगेन बद से बदतर हो जाएगा, बद से बदतर हो जाएगा. सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसको. और स्कूल्स में भी काउंसलिंग यूनिट्स जो है, तो अगर बच्चे को आप देख रहे हो कि उसका मेंटल हेल्थ में देयर आर सर्टेन things which have to be looked upon, so you send the person to the counseling unit, or referrals are very important. Are they on place? And also ये जो रूटीन चेकअप होते रहना चाहिए मेंटल हेल्थ का. ओके. हमेशा, मतलब हमेशा टाइम टू टाइम, मंथ में एक बार तो होना ही चाहिए. मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई कंसर्न्स हो, बच्चे के साथ ओपनली डिस्कस करो. इफ दे हैव एनी इश्यूज दे कैन स्पीक ओपनली, है ना. सो दैट इज़ समथिंग विच आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर स्कूल से इस तरह से पॉजिटिव स्टेप्स लेते हैं तो आई थिंक वी कैन स्टॉप दिस मेनेस ऑफ सुइसाइड. आई फील वेरी सैड हाउ द रेट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे अभी. एंड स्पेशली आप सुइसाइड्स के अगर केसेस देखते हो, आप देखोगे कि मोस्टली इट हैपन्स ड्यूरिंग एडोलेसेंट एंड यंग एडल्टहुड. क्यों होता है? बिकॉज एडोलेसेंट पीरियड में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम व्हाट वी सी इज दैट लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस टेक प्लेस. Right, there are so many physical changes have happened, and neither the individual is a child nor he or she is an adult. Because of that, it's very important for everyone to understand an adolescent and his or her issues, and accordingly deal with it in a very sensitive manner. बहुत sensibly और बहुत sensitively हमें उनके साथ पेश आना चाहिए. We cannot be harsh with adolescents. I have an adolescent daughter. She's a teenager, 13 साल की है. तो the words that you use with your kid have to be very mindful. आप जो भी शब्द कहें, क्या कह रहे हैं, उसका किस लहजे से कह रहे हैं, क्या टोन है आपके बातचीत करने का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आपकी इसके साथ निर्भर करेगा बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट. बहुत बार मेरे पास बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए विद अ वेरी पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट, वेरी पुअर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस. दैट मेनली रिजल्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस व्हेन पेरेंट्स वर स्पीकिंग हार्श थिंग्स ऑन देम. यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर लेजी, यू कांट बी गुड. ये सारी चीज़ें जब बच्चा सुनता आता है तो दैट अफेक्ट्स द चाइल्ड एट अ डीपर लेवल साइकोलॉजिकली, एंड उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत पुअर हो जाता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू make the child believe that he is capable, he is worthy. You are very confident. You've done it well. So something of that sort, when you give positive stroke to the child, that will help the child build his self-concept. It's a ray of hope for someone. Yes, it is. It will build a positive self-concept. And that will again in turn help in building the self-esteem of the child when he grows up. And he will be a confident adult later on. सो आप किस भाषा में बात करते हैं, किस टोन में बात करते हैं, क्या आप सेंसिटिव है कि नहीं बच्चे के साथ, ये सारे चीज़ें बहुत मैटर करता है. एंड हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, वी आर नॉट माइंडफुल. एंड इसी वजह से कई बार ये सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं एडोलेसेंस में, हम देखते हैं they lash out, they become aggressive. It happens because of they feel nobody understands them.
ओके ओके सो लाइक मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो रिसेंटली ही सुसाइडेड, एंड उसके दिमाग में क्या आया, ही पोस्टेड समथिंग एंड ही टोल्ड दैट आई एम ओनली सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डेथ, एंड वो ही सुसाइडेड. सो लाइक लोगों का अलग अलग तरीका है बोलने का सुसाइड करने का, लेकिन उसके पहले अगर उसको कोई समझ ले, इट वुड बी वेरी गुड. थ्रू दिस वीडियो उसके आत्मा को शांति मिले एंड सद्गति दे भगवान उसके आत्मा को. बिल्कुल. एंड मैम ये जो फेलियर का है, बहुत लोग फेल कर जाते हैं एंड वो एक्सेप्ट कर नहीं पाते. एक्सेप्ट करना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल होता है. तो फेलियर से कोई इंसान कैसे, तुरंत तो निकल नहीं पाएगा, लेकिन धीरे धीरे से भी एटलीस्ट कैसे निकल सकता है, ताकि उसके दिमाग में फेलियर का कॉन्सेप्ट रह सकता है शायद, क्योंकि इतना दिन से कुछ चीज़ें बना हुआ है, उसके दिमाग में डाला गया तो बन सकता है, लेकिन थोड़ा भी हो वो निकल कैसे सकता है फिर. जहाँ तक सक्सेस और फेलियर की बात है, सक्सेस एंड फेलियर दोनों हमारे लाइफ के आप कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. सो एज पेरेंट्स और एज टीचर्स वी हैव टू टेल आवर किड्स दैट विथ सक्सेस विल कम फेलियर एंड सक्सेस आर पार्ट एंड पार्सल. हमें उनको हमें फेलियर को नॉर्मलाइज़ करना चाहिए. नॉर्मलाइज़ कैसे करें? उनको हमें ये बताना चाहिए कि लाइफ के जर्नी में हर वक्त सक्सेस मिले ये ज़रूरी नहीं है. फेलियर्स आर द पिलर्स टू सक्सेस. हम उनको बताना चाहिए, हमें अपनी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस है, कितने बार हमने वी फेल्ड इन आवर लाइफ बट स्टिल वी नेवर गेव अप. इससे किस तरह से उनका रेजिलियंस बिल्डअप होता है. तो वी नीड टू डिस्कस एंड वी नीड टू टॉक इट ओपनली विथ यंगर जनरेशन, विथ आवर यंगर विथ आवर चिल्ड्रन. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. दूसरा जो चीज़ मैं समझती हूँ इज़ दैट फेलियर से so that failure doesn't affect you negatively. It is important to understand, to reflect कि अगर मैंने I failed in this attempt, for example, मैं किस वजह से fail किया मैंने, what all were my weaknesses, ताकि उसको फिर मैं दोबारा नेक्स्ट टाइम जब मैं अटेम्प्ट दूँ, आई शुड नॉट रिपीट इट, उसको रिपीट ना करूँ. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरे कमियाँ क्या कमियाँ रह गई, ताकि उस नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई कैन डू इट बेटर. सो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तीसरा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फेलियर को सेल्फ वर्थ के साथ ना जोड़े. पेरेंट्स यूजुअली somebody fails and then you say कि oh it's not good, I didn't expect this from you, you are not good enough. Don't say that. You will love the person despite the person failing. So your self worth and achievement दोनों अलग अलग चीज़ हैं. दोनों को मिक्सअप मत कीजिए कि अगर मैं फेल किया तो मेरा सेल्फ वर्थ ज़ीरो हो गया. So that is very important to have that balance, and you have to, as a parent it is your responsibility, and also give some examples to the child from the past. कि सारे examples आप दे सकते हैं, जैसे कि एडिसन या फिर जो भी माइकल जॉर्डन, how many times they failed before they became successful. तो सारे सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में आप बात कर सकते हैं, ताकि वो उस फेलियर को एक नॉर्मलाइज करें. एंड फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. यू नीड टू बी रेजिलियंट, एंड किस तरह से आप बाउंस बैक करते हैं आफ्टर फेलियर, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन सल्किंग ओवर इट एंड थिंकिंग दैट आई एम नॉट गुड इनफ. सो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल है, मैं समझती हूँ. Okay, fail is like for me it's a first attempt in life. तरीका मैम ने अलग अलग लोगों को जाकर देखो, उनकी स्टोरीज उठाओ. हाउ थॉमस एडिसन बिफोर इन्वेंटिंग अ बल्ब ही made 1,000 mistakes to not make one single success. बिल्कुल. एंड आज इसी की वजह से शायद ये लाइटिंग से हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कितने घंटों से हम लोग बात कर सकते हैं. एंड हाँ, तो वही चीज़ है ना, इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको देने चाहिए, सो दैट यू टॉक अबाउट इट ओपनली, सो दैट द चाइल्ड ये ना फील करे कि मैं फेलियर हो गया, मैं आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग. तो उसको इससे सीख मिलती है, और ये आगे और मेहनत से दुगुन उत्साह से वो कोशिश करे ताकि आगे बढ़ सके. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो इसके लिए आई थिंक यू नीड टू नॉर्मलाइज फेलियर, मैं समझती हूँ. आपको मैम एक रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड मिला है जिसका नाम, इफ इट इज़ करेक्ट, BM Wellbeing 40 under 40. It's BW, Business World. Business World Wellbeing 40 under 40 ऑर्गेनाइज बाय Business World Group. तो उसके पीछे का थोड़ा स्टोरी बताइए मैम, एंड क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मैम, सब कुछ थोड़ा बताइए मैम. अच्छा,
ये 2 साल पहले 2-2.5 साल पहले की बात है, जब मुझे एक मेल आया बिजनेस वर्ल्ड ग्रुप की तरफ से दैट आई हैड बीन नॉमिनेटेड एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड। और उस दौरान मैं 39.5 ईयर्स की थी, तो किस 40 टच ही नहीं किया था, इसलिए 40 अंडर 40 मतलब पूरे देश में 40 लोगों को उन्होंने मतलब चूज़ किया हु वर अंडर द एज ऑफ 40। सो आई वॉज लकी टू फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सिलेक्शन एंड लेटर ऑन आई गॉट टू नो दैट समबडी फ्रॉम एकेडमिया एंड रिसर्च उन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट किया था। तो अकॉर्डिंगली दे वेंट थ्रू माई प्रोफाइल एंड ऑल ऑफ दैट, और उन्होंने देखा मेरा कंट्रीब्यूशन ओवर द इयर्स। मैं 1999 से साइकोलॉजी के साथ जुड़ी हुई हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, पीएचडी 2008 में कंप्लीट किया दिल्ली विश्वविद्यालय से। 2008 में ही मुझे अवसर मिला, एक दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है केशव महाविद्यालय जो कि पीतमपुरा में है, वहाँ पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू करने का मुझे मौका मिला, साइकोलॉजी लेबॉर्ट्री स्टार्ट करने का मुझे अवसर मिला। तो उस दौरान I was very young, if you say. I was just 25 or 26. But those experiences helped me to be the person I am today. So I took it as a challenge. And I started the psychology department and the laboratory from the scratch. और उसके बाद जैसे जैसे चलता गया, उस कॉलेज ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स साइकोलॉजी में, वी यूज्ड टू गेट DU टॉपर्स फ्रॉम दैट कॉलेज इन साइकोलॉजी। तो ये बहुत आई वुड से इट गेव मी लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। 2008 में मैंने PhD कंप्लीट करके ही 2009 में मैंने एक रिसर्च किया ऑन पुलिस स्ट्रेस। क्यों? बिकॉज उस दौरान पुलिस सुइसाइड केसेस बहुत बढ़ रहे थे, एंड मेरा ये था बचपन से ही कि मैं किस तरह से जो भी मैं सीखूं बाहर आके मैं कैसे अपने जो भी स्टेट है वहाँ पे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकूं मीनिंगफुली। सो 2009 में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया, और उस समय के जो DGP थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, श्री GM श्रीवास्तव सर, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया इस प्रोजेक्ट में। सो दैट टॉपिक वाज ऑर्गेनाइजेशनल रोल स्ट्रेस इन पुलिस पर्सनल इन टेररिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। सो हमारे जो असम के विभिन्न टेररिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे, तो वहाँ पे जाके अकेले जाके वहाँ पे पुलिस पर्सनल के साथ बात करके उनके ऑर्गेनाइजेशनल रोल स्ट्रेस को मेजर किया 3 लेवल पे, एंड देन वी केम अप विद सम रिकमेंडेशंस एंड दैट वाज पब्लिश्ड बाय BPRD, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनके अपने जर्नल में, इंडियन पुलिस जर्नल। सो उस दौरान पुलिस रिसर्च ज़्यादा काम उस टाइम पे बिल्कुल हुआ ही नहीं था, आजकल हो रहा है, बट दैट टाइम इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड। उसके बाद दैट वाज आई थिंक दैट वाज अ बिग रिकग्निशन। उसके बाद जब मैं 2015 में, मैं तो इस तरफ आने की कोशिश में लगी हुई थी, 2015 में फिर कॉटन यूनिवर्सिटी, आपको पता है उस दौरान कॉटन कॉलेज हुआ करता था, 1901 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो नॉर्थ ईस्ट का ये फर्स्ट आई वुड से ओल्डेस्ट कॉलेज है। सो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए। सो आई गॉट सिलेक्टेड एंड यहाँ पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट करने का मुझे अवसर मिला, क्योंकि मेरा एक प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा DU में। सो दैट वर्कड हियर। सो वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट करने का मौका मिला। सो और हमने राइट फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया, लेबॉर्ट्री एंड एवरीथिंग, जो इंस्ट्रूमेंट्स लाने हैं एंड ऑल ऑफ दैट। पहले उस दौरान इनफैक्ट लोगों को ये भी लगता था कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में लेबॉर्ट्री ये क्या चीज़ है, तो उनको फिर मुझे समझाना पड़ा कि नहीं, साइकोलॉजी में लेबॉर्ट्री होना ज़रूरी है, वी हैव टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स, टेस्टिंग। तो हर एक चीज़ के लिए स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स था यूनिवर्सिटी में, आई हैड टू फाइट फॉर एवरीथिंग। सो फाइनली वी डिड मेक इट हैपन। एंड ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो आई हैड बीन एसोसिएटेड विथ नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, I had been associated with Northeastern Police Academy, NEPA, Meghalaya Police Academy, Assam Administrative Staff College. वहाँ पे I have been associated as a faculty and a resource person for last so many years. और during COVID, कोरोना के टाइम पे I had carried out free counseling, pan India level पे, even telephonic counseling. So that was one significant step. 2019 में I had carried out a research project on forest
पर्सनल मतलब फॉरेस्ट गार्ड्स जो होते हैं एंड काजीरंगा नेशनल पार्क, उनके क्या क्या स्ट्रेस है और व्हाट अबाउट देयर मोटिवेशन लेवल, वेलबींग लेवल, बिकॉज ये सारे जो होते हैं ये अनसंग हीरोज़ है। सो उन वहाँ पे जाके लड़कियों के साथ, आई हैड अ ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स, सो हम जाके वहाँ पे इंटीरियर मोस्ट कैंप्स में जाके वो स्टडी किया हमने। फिर वो जो भी हमारे रिजल्ट्स आए, जाके उस टाइम के जो हमारे असम स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो आज के हमारे सीएम सर है, तो उनके साथ डिस्कस किया अबाउट द रिकमेंडेशंस कि ये हमारे फाइंडिंग्स है, ये रिकमेंडेशंस है। उन्होंने भी बहुत सराहा हमारे काम को और बताया कि ये तो अभी हम बता नहीं सकते ये सारे रिकमेंडेशंस हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ या ना पाए, लेट मी डिस्कस विद द टॉप PCCF प्रिंसिपल चीफ कंट्रोल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उनके साथ बात करके विल डिस्कस एंड लेट्स सी व्हाट इज़ पॉसिबल। तो उनमें से भी 2-3-4 रिकमेंडेशंस हमारे 2020 का जो फाइनेंस स्टेट बजट है उसमें दैट वाज टेकन। सो दैट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आई फील। और उसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस, यंगस्टर्स, इन सबको मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करके विथ माई टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट, लास्ट पिछले जब से मैं यहाँ पे गुवाहाटी में हूँ 2015 से, आई हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट थ्रू माई ऑर्गेनाइजेशन। इन्हीं सब कंट्रीब्यूशन के वजह से BW बिजनेस वर्ल्ड को लगा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में एक लेडी है जो कि काम करते आई है निरंतर गति से पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों से। लेट्स ऑनर हर एंड किसी भी रिवॉर्ड या अवार्ड मेक्स यू फील मोटिवेटेड, है कि नहीं? आपको भी अगर कभी कोई रिकग्नाइज करे, यू फील मोटिवेटेड कि और अच्छा करना है और मेहनत करना है। तो इसी तरह से ये अवार्ड वाज अ बिग रिकग्निशन फॉर मी एंड दैट मोटिवेट्स मी कि अभी अगले जो भी इन फ्यूचर लेट मी कंटिन्यू इसी पेस में काम करती जाऊँ और अच्छा काम करूँ लोगों के लिए, अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए। सो यही है। अभी आपको जान के खुशी होगी कि पहले स्लेट जो है वो साइकोलॉजी में नहीं था, अभी इसी साल से स्लेट इंट्रोड्यूस हुआ है एंड उसके लिए उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है बिकॉज आई हैड वर्क वेरी क्लोजली विद द स्लेट कमीशन ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जो है। तो वहाँ जाके किस तरह से वी मेड इट हैपन एंड जब बच्चों मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं बच्चों के कि मैडम इस बार स्लेट साइकोलॉजी में भी है आया है, एग्ज़ाम देंगे। सो बिकॉज नेट क्या होता है, UGC नेट इज़ अ नेशनल लेवल थिंग, नो, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक मेनी टाइम्स बिकॉज ये सारे रिलेटिव परफॉर्मेंस, बाकी लोग दूसरी जगह कैसे परफॉर्म करें उसके ऊपर निर्भर करता है। स्लेट इज़ बेसिकली अ स्टेट लेवल एंट्रेंस, नो, सो इट बिकम्स मोर आपका जो सिलेक्शन होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। सो स्टूडेंट्स वर कॉलिंग मी एंड सेइंग मैम थैंक यू, सो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। सो कोशिश में लगे हुए हैं कुछ एटलीस्ट एक फुटप्रिंट छोड़ जाएं इस जीवन में, ताकि इवन इफ आई एम नॉट नो मोर देयर, पीपल रिमेंबर माई कॉन्ट्रीब्यूशन। नहीं मैम, आप हज़ारों साल रहो एंड ऐसे इनिशिएटिव्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए कंट्रीब्यूशन है एंड हमारे स्टेट के लिए डेफिनेटली एक अच्छी बात है कि आपने कुछ एक कंट्रीब्यूशन किया है सबके साथ मिलकर एंड इट्स अ शेयर्ड विजन दैट यू आर आल्सो फॉलोइंग। एंड मैम एक चीज़ है जो मुझे अंदर ही अंदर मैं सोचता रहता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। I don't know if it could be like people are so much disturbed. It could be various reasons that are triggering this. And घर पे domestic violence होना it's getting normalized and I don't know why, for what reasons. But ये impact करता है और negative चीज़ें फैलाता रहता है ये चीज़। And अगर एक इंसान घर पे सुखी नहीं है, अगर उसको इतना negatively impacted किया जा रहा है, then फिर माहौल भी बिगड़ जाता है। Everything falls to a downhill. सो उसके बारे में क्या कहना है, वो उसको कैसे सुधार सकते हैं फिर? अभी जैसे कि आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं, कई बार क्या होता है हम देखते हैं कि पेरेंट्स आपसी मतभेद के वजह से दे गेट इनटू ऑल ऑफ दीज हिंसात्मक थिंग्स एंड देन दैट अफेक्ट्स द चाइल्ड बिकॉज एक पेरेंट के लिए सिर्फ बच्चा पैदा करना इज़ नॉट द ओनली थिंग, वी हैव टू प्रोवाइड अ वेरी सिक्योर होम एनवायरनमेंट हमें बच्चे को देना है, नरिश्ड एनवायरनमेंट जहाँ पे वो सेफ फील सके, कर सके, सिक्योर्ड फील कर सके। जब हस्बैंड वाइफ के बीच में ये डोमेस्टिक वट एवर वायलेंस हैपन्स, द वर्स्ट सफरर इज़ द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली, दैट इज़ द चाइल्ड। क्योंकि और उसको बहुत एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। जैसे कि कई बार देखते हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आ जाते हैं बच्चों में, जैसे कि एंग्जाइटी,
डिप्रेशन, बच्चा शेम फील करता है, गिल्ट फील करता है। एंड बाद में जाके यही बच्चे जब बड़े होते हैं वो अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि उन्होंने यही देखा है कि अगर कभी भी कोई मतभेद हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम्स हो आपस में, द ओनली वे आउट इज सॉल्यूशन तो है वायलेंस। तो वायलेंस इज द ओनली वे आउट। सो दैट लीव्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स माइंड, और बाद में जाके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। इसके अलावा रिस्की सेक्शुअल बिहेवियर, दे गेट इंडल्ज इन दैट। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, जो बच्चे क्रिमिनलिटी, दे एंगेज इन क्रिमिनल एक्ट्स। इसके अलावा आप देखेंगे कि सब्सटेंस अब्यूज़, ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़ इज़ ऑन राइज। मोस्ट ऑफ द टाइम घर का जो माहौल है वो जो इट्स हिंसात्मक होता है, तो उसी का एक कॉन्सिक्वेंस है दिस अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़। बिकॉज बच्चा जाए तो किसके पास जाए, किसके पास शेयर करे, और बच्चा भी फिर समझ लेता है कि ये करना कूल है, ये कूल है, क्योंकि दैट विल हेल्प यू इन गिविंग यू मोमेंटरी हैप्पीनेस। दे डोंट रियलाइज दैट यू विल गेट हुक्ड इनटू इट बिकॉज दे आर टू यंग फॉर दैट। फिर अपने पियर्स को ज़्यादा विश्वास करते हैं कंपेयर टू फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि घर पे तो सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट हो रहा है, किस पे भरोसा करें। और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं समझती हूँ इज़ दैट बिसाइड्स दिस डोमेस्टिक वायलेंस पे, इट ऑल्सो जब यही बच्चे बड़े होते हैं, सो दे बिकम अब्यूसिव पार्टनर्स टू देयर पेरेंट्स, टू देयर पार्टनर्स, abusive partner to their husband or wife, for that matter. And that has again that they become bad parents. In the sense, bad parents word use nahi karna chahiye. They get influenced by the behavior at their home. They have seen while they were growing up. And they become very neglectful parents. And they also pass it on to their child. Their child. It is a vicious cycle. ये चलता आएगा. So कहीं ना कहीं इसको स्टॉप करना चाहिए. उसके लिए काउंसलिंग की आवश्यकता है, फैमिली काउंसलिंग की आवश्यकता है, और किस तरह से एक हेल्दी डायलॉग के बीच हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके एज मैच्योर्ड एडल्ट्स. कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, कंस्ट्रक्टिवली हम सॉल्व कर सके. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग हमें सिखाना चाहिए पेरेंट्स को, ताकि कभी भी मतभेद हो तो किस तरह से हम आपस में सॉल्व करें, बच्चे को बीच में ना लाए. सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट आई फील. एंड डोमेस्टिक वायलेंस इज़ ऑन द राइज. एंड कोविड टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इनके रेट्स बहुत बढ़ गए थे ऑल अक्रॉस द ग्लोब. दैट्स व्हाट आई फील. ओके, सो मैम आज के सेशन से की टेक अवेज हमें बहुत सारा चीज़ मिला, लाइक साइकोलॉजी के तरफ से, ह्यूमन बिहेवियर के नज़रिए से कितना कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस गति में हमको किस तरीके से एक एक चीज़ों को देखना चाहिए. आपसे इट वाज कम्प्लीटली एन ओशन ऑफ नॉलेज वी गॉट by picking your brain, and really thanks for joining in this session. It was a complete privilege for us to be hosting you. आपको भी उम्मीद है कि ऑल अबाउट सक्सेस में आके बहुत अच्छा लगा होगा. नहीं बिल्कुल जॉय, हमें भी बहुत अच्छा लगा. आई रियली एन्जॉयड द क्वेश्चंस दैट यू हैव पुट फॉर्थ. आई थिंक दे वर वेरी थॉटफुल क्वेश्चंस. आपने सोचा होगा इसके बारे में, और सारे पहलुएं उस क्वेश्चंस ने कवर कर लिया है. इट हैज़ कवर्ड एवरीथिंग लिटरली, एंड आई रियली एन्जॉयड बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, क्योंकि पिछले कई सालों से आई हैड बीन गेटिंग कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज़ कि आप पॉडकास्ट में पार्ट लीजिए, या फिर न्यूज़ चैनल्स इनवाइट करते हैं फॉर इंटरव्यूज़. कहीं ना कहीं वो हिचक रहती है कि नहीं, इतना लेट मी नॉट कम फॉरवर्ड, लेट मी स्टे इन माई ओन जोन एंड डू माई टीचिंग एंड रिसर्च. लेकिन 2025 का ये पहला पॉडकास्ट मैंने आपके साथ स्टार्ट किया है, टू जस्ट कम आउट ऑफ इट एंड स्पीक ओपनली, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. थैंक यू for making me a part of your podcast, and I wish you all the very best in life. Thank you so much. It means a lot, and it's a blessing for us. Definitely without this we will go forward, but this is needed. This will give us a definite next push for us. It's a fuel to our energy to definitely impact us in a great way. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for joining. Thank you so much. तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस पॉडकास्ट से आपको वैल्यूएबल इनसाइट्स मिले होंगे. अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा इस एपिसोड को एटलीस्ट एक इंसान के साथ जो वैल्यू पे विश्वास रखता है और जिसको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाला है. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपके लिए, अच्छे से अच्छे पॉडकास्ट ला पाए. और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक नया सजेशन फॉर्म है, उसको फिल कर सकते हो और हमें सजेस्ट कर सकते हो कि कौन से गेस्ट हम ला सकते हैं इस पॉडकास्ट में. मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में. टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग.